हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। हम कर रहे हैं वन शॉट सीडीपी, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे है। अभी तक आपने देख रखा होगा कि हमने डेवलपमेंट और सोसाइटी सोशलाइजेशन ये सब कर लिया है, वाइगॉट्स की कर लिया है। अब बारी है मोरल डेवलपमेंट को समझने की, और मोरल डेवलपमेंट सबसे बेस्ट तरीके से समझाया हमें कोलबर्ग ने। अब देखो, कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी डेवलप की, जिसमें कि उन्होंने उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपनी कोलबर्ग की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। और ये जीन पियाजे के काम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जीन पियाजे ने सबसे पहले काम शुरू किया था मोरल डेवलपमेंट के एरिया में। बट उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ते पढ़ते, मोरल डेवलपमेंट पढ़ते पढ़ते, कॉग्निशन की तरफ, संज्ञान की तरफ ध्यान ज्यादा आकर्षित हो गया और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए। कमिंग बैक हियर, जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने अपनी चीजें डेवलप की दो चीजों के ऊपर। पूरा का पूरा थियरी डेवलप किया इन्होंने सिर्फ दो बहुत बड़े बेसिस पे, दैट इज मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग। मोरल डिलेमा हर वो चीज है जहां पे आप फंसते हो। आपको ये वीडियो देखना है कि नहीं, एंड तक देखना है या नहीं, तो ये चीज है डिलेमा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो, उसके लिए जो आप अपने आप को रीजन दे रहे हो वो है मोरल रीजनिंग। ठीक है, मोरल डिलेमा वो दुविधा है कि आपको ये वीडियो देखना है या नहीं, और रीजनिंग वो है कि जो आप काम कर रहे हो उसके कंसिक्वेंस को देख करके। बेसिकली यहाँ पे क्या है, कोई भी काम करो उसमें नुकसान दोनों तरफ है, फायदा भी है, फायदा और नुकसान दोनों है। पर कौन से नुकसान को आप बियर कर सकते हो? अगर उस नुकसान को आप बियर कर सकते हो तो आप उस काम को छोड़ देते हो या नहीं करते हो या कर लेते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप उस काम को कर लेते हो। मान लो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया कि नहीं भाई, मुझे ये वीडियो या पूरा ये सीरीज देख लेना है, मेरे को 90 प्लस क्रॉस करना है, या फिर मुझे पूरा सीडीपी रिवाइज कर लेना है, तो ये मैं पूरा वीडियो देखने वाली हूँ या देखने वाला हूँ। तो जब आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, तो आप मोरल रीजन कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आप छोड़ भी सकते थे। आपके दिमाग में अगर क्लैरिटी है तो आप ये पूरा देख रहे हो, अगर क्लैरिटी नहीं है, देखना है या नहीं देखना है, देखूंगा तो 20 मिनट लगेगा, क्या पता सही तरीके से बताया हो या नहीं बताया, दैट इज मोरल डिलेमा। लेकिन जैसे ही आप देखना चुनते हो कि अरे यार 20 मिनट तो ऐसे बहुत सारे आते जाते हैं, पर इस वीडियो को देख लेती हूँ, इस वीडियो को देख लेता हूँ, क्या पता क्लियर हो जाए, तो दिस इज व्हाट, मोरल रीजनिंग। तो डिलेमा और रीजनिंग के ऊपर इन्होंने पूरा थ्योरी डेवलप किया, जिसमें हाइंस डिलेमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिलेमा था, जिसकी वजह से जो बहुत ही ज्यादा फेमस डिलेमा हुआ कि हाइंज अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी पत्नी बीमार थी। डॉक्टर ने एक दवाई लाने बोली थी, वो दवाई कहीं मिली नहीं। जिस शॉपकीपर के पास मिली, जिस केमिस्ट के पास, उसने मना कर दिया देने से, और हाइंज के पास उतने पैसे नहीं थे। तो अब उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे चुरा लेना चाहिए दवा, या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? अगर चुराना चाहिए तो क्यों, और क्यों नहीं चुराना चाहिए? तो ये एक डिलेमा था जिसके अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई। और इन सारे कई सारे प्रकार के डिलेमास को देखते हुए एक कोलबर्ग ने पूरा का पूरा थियोरी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया कि तीन स्टेज होते हैं मोरल डेवलपमेंट के: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल मतलब स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं। कन्वेंशनल जो एडोलेसेंट है, ठीक है, किशोरावस्था वाले बच्चे हैं। पोस्ट कन्वेंशनल जो बड़े हो चुके हैं, वयस्क से लेकर के ऊपर बूढ़े तक। इन सभी को दो अलग अलग स्टेजेस में भी डिवाइड किया गया, जैसे प्री कन्वेंशनल ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल था। अब फटाफट हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि एक एक लाइन में ही ये सारे हैं। और अगर आपको जिस्ट वो एक लाइन का समझ में आ रहा है तो आप पूरा मोरल डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसी स्टेज पे आके गलती करते हैं। जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्री कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। उनकी मोरालिटी डिपेंडेंट होती है दूसरे लोगों पे, एल्डर्स, टीचर्स एंड एवरीबडी दे लव, बेसिकली जिस पे उनको भरोसा होता है, वो सारे इनकी मोरालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है पनिशमेंट ओबीडियंस। बेसिकली पनिशमेंट ओबीडियंस में ये है कि पनिशमेंट के डर से जो बच्चा बढ़िया बन रहा है, सुघड़ बनने की कोशिश कर रहा है, वो सारे पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए जो ओबीडियंस शो कर रहे हैं, दैट इज पनिशमेंट ओबीडियंस स्टेज। खाना खा लो नहीं तो बाहर खेलने जाने नहीं मिलेगा, खाना खा लो नहीं तो खेलने नहीं मिलेगा, तो खाना खाना पड़ेगा तभी खेलने जा सकते हैं। तो दिस इज पनिशमेंट। नाउ नेक्स्ट इज म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट स्टेज, जिसमें कि कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता है बच्चों को, एक्सीडेंट्स और नोइंगली आपसे काम हुआ है या एक्सीडेंटली हुआ है पता नहीं है। उनको है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है और दूसरे ने भी सेम गलती की है तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए।
वो इक्वल एक्सचेंज में भरोसा करते हैं, टिट फॉर टैट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज के लिए चाहिए उनको। ग्लास टूट गया है, चाहे पैर मुड़ा उसकी वजह से ग्लास हाथ से छूट गया हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई मुझसे जब ग्लास टूटा था, मैंने गुस्से में फेंका था या कैसे भी, अगर मुझसे टूटा है, मुझे अगर 2 थप्पड़ पड़े हैं तो भैया से भी टूटा है, भैया को भी 2 थप्पड़ पड़ना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया गिर गया है। तो वो क्या है, ये एक बच्चों का स्टेज है जहां पे वो टिट फॉर टैट अज्यूम करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो सीटेट के किसी ईयर में पूछी हुई है, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, कि रिवॉर्ड्स ये एक्सपेक्ट करते हैं हर अच्छे बिहेवियर के लिए, कि उनको रिवॉर्ड दिया जाए, वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब। तो दिस इज व्हाट, प्री कन्वेंशनल स्टेज का जो सेकंड स्टेज है वो म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टैट। नाउ कन्वेंशनल, जहाँ पे के एडोलेसेंट्स आते हैं, वो स्कूल गोइंग भी हैं और बड़े हो चुके हैं, तो उनको पता है सही गलत क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करते हैं। लेकिन इनकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंसी ऐसे है कि इनकी मोरालिटी उनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर सोसाइटी ने कहा सही है तो सही है, अगर सोसाइटी ने कहा गलत है तो गलत है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का इनका हिसाब किताब है, जिसमें इन्होंने गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज बताना है। मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पे कि बच्चे सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है, प्रेज्ड बिहेवियर है, उसको शो करते हैं। शर्मा जी की लड़की, मिश्रा जी का लड़का, ये पाल साहब के बच्चे कितने अच्छे हैं, तो ये क्या है, सुनीता मैडम की बेटी को देख लो। तो ये सारी चीजें जो एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में सेट रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि वो दिखावा कर रहे हैं कि उनको गुड बॉय गुड गर्ल बोला जाए, उनको जाना जाए, पहचाना जाए। तो दिस इज व्हाट, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज। सेकेंड स्टेज है इसमें सोसाइटी सिस्टम, जहाँ पे कि ये रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका पूरा होल एंड सोल फोकस रहता है कि अगर सोसाइटी ने कोई चीज बताई है तो हमें करना है, सोसाइटी से बहुत ज्यादा बियॉन्ड जाके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सिचुएशन में रूल को मानना तो जरूरी है। तो ये बच्चे वो होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एडोलेसेंट है, ये तो विद्रोही होते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो पर्सनालिटी का पार्ट है, मोरालिटी का नहीं। पर्सनालिटी एंड मोरालिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब आप साइकोलॉजी को आराम से गहनता से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा पर्सनालिटी, मोरालिटी और मोरल डेवलपमेंट जो हम कह रहे हैं, धीरे धीरे बनता है और शेप करता है हमारी पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी का ये सारा पार्ट है, पर शेप अलग अलग तरीके से होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में सारे वही आते हैं जो एडोलेसेंट ऊपर है, बड़े हैं, सारे एडल्ट्स हैं। वो रूल की, सोसाइटी के रूल को जानते भी हैं और एनालाइज करते हैं, तभी मानते हैं। और उनको अगर ऐसा लगता है कि ये रूल तोड़ देना चाहिए तो वो तोड़ देंगे। ये होता है, वो बेनोवेलेंस पे काम करते हैं। मोरालिटी उनकी सेल्फ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसी और पे नहीं जाते, अपने आप को देखते कि मुझे आता है ठीक है, नहीं आता है बस हटाओ, निकालो इसको इधर से। ये है इनके मोरालिटी का हिसाब किताब। इसमें भी 2 स्टेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट में कि ये सोसाइटी के रूल को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, एकदम रिलीजियसली। सोसाइटी ने बोला है तो करना है। लेकिन इनके नियमों में भी अनुबंधन है। अनुबंधन कैसे है कि अगर इनको ये लगेगा कि अगर इस रूल को मानने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट वॉयलेट हो रहा है या वो पर्सन को तकलीफ हो रही है, तो वो काम वो नहीं करेंगे। ठीक है, और वो काम नहीं करेंगे ऐसे नहीं, वो सोसाइटी में प्रॉपर पोल करवा करके सभी के साथ बातचीत करके फिर उसके बाद उसको बदलेंगे। ठीक है, तो ये था। नाउ कमिंग टू यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। अकॉर्डिंग टू हिम ये चल रहा है कि भाई बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं, क्योंकि इस लेवल में ये व्यक्ति किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। उनके लिए वो और यूनिवर्स के साथ एक कनेक्टिविटी है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वी ऑल शुड हेल्प। वो मंक वाली जो फीलिंग है, जो महान आत्माएं सोचती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ शुद्ध मनुष्य है, ये अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये उनके अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग इस लेवल पर लोग सोचते हैं, जहाँ पे मी एंड यूनिवर्स का हिसाब किताब होता है। एक क्विक रिकैप करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे आप और यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। जहाँ पे कि प्री कन्वेंशनल में सबसे पहला है ओबीडियंस पनिशमेंट। पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ओबीडियंस शो किया जाता है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जहाँ पे कि टिट फॉर टैट है कि हर अच्छी चीज के लिए इनको चाहिए होता है रिवॉर्ड। और हमेशा टिट फॉर टैट करते हैं, तूने मेरी पेन मत तोड़ दी तो तूने भी तो पेज फाड़ा था, तो कल तूने मेरे पॉकेट में छेद कर दिया था। इस प्रकार के छोटे छोटे झगड़े बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं।
देन वी हैव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। बच्चे अच्छी चीजों के लिए सोसाइटी में अच्छा कहलाने के लिए कई सारे रोल्स परफॉर्म करते हैं। देन वी हैव अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, जहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर हाईएस्ट होते हैं और हमको हर सिचुएशन में उसको फॉलो करना चाहिए सो दैट सोसाइटी अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। देन कमिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे कि एक लर्निंग डिफरेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल पे होती है, जहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि सोसाइटी भी गलत हो सकती है, कल्चर भी गलत हो सकता है, हमें कई चीजें बदलने की जरूरत हो सकती है। तो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेवल में हो और आप उसको बदलने का प्रयास कर रहे हो। फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जहाँ पे हाईएस्ट मोरालिटी डेवलप हो जाती है। लॉ एवव लॉ कहने का मतलब क्या है? जो एक यूनिवर्सल लॉ हम मान के चलते हैं उसको फॉलो करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट फील करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इस लॉ के इस यूनिवर्स थ्योरी के बारे में। सबसे पहले यूनिवर्सल स्टेज थ्योरी है, सभी के बारे में बताया गया है इसमें। जस्टिस प्रिवेल्स, जिसमें जस्टिस दिखता है, आई गेस ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा देखने में, तो इसको मैं लिख देती हूँ, जस्टिस प्रिवेल्स। अब यूनिवर्सल है तो यहाँ पे यूनिवर्स में ऐसा होता है ना कि वी ऑलवेज थिंक वॉट एवर इट इज, यूनिवर्सल है, कुछ कहीं से कुछ बदल नहीं रहा है, तो हर किसी के लिए एक जैसा होगा, ठीक है। स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एज बताए गए हैं इसमें, साथ में ये भी बताया गया है कि स्टेजेस को जंप नहीं किया जा सकता है। आप स्टेज 1 पे हो तो टू पे ही जाओगे, उसके बाद 3 पे पहले ही नहीं चले जाओगे। और इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ भी नहीं कि सोसाइटी है, इमोशंस है, कुछ नहीं है। मोरल मतलब मोरल बस, और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अलग से किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। अब हर एक थ्योरी का आलोचना तो होता ही है, तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज थ्योरी है साइकोलॉजी की। इतनी अच्छी होने के बाद क्रिटिसाइज है, क्यों है? तो सबसे पहली चीज की कल्चर से हमारी मोरालिटी बहुत इन्फ्लुएंस होती है, इस बारे में बात नहीं हुई। चरणों के बारे में बताया गया, डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं होता, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, बच्चों की जो मोरालिटी उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, बड़ों की मोरालिटी को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया गया। मोरल थॉट्स और बिहेवियर अलग अलग हो सकते हैं सभी के, लाइक बिजनेस पर्सन, लाइक नेताजी लोग, तो वो मोरल थॉट कुछ और है पर बिहेवियर अलग हो सकता है। देन कैरल गिलिगन ने, ये एक सवाल आया था, ध्यान रखिएगा, कैरल गिलिगन ने जेंडर बायस्ड होने का इन पे इल्जाम लगाया, क्योंकि इन्होंने जितना भी सैंपल लिया सब में मेल था, फीमेल कहीं थी ही नहीं। इतनी अच्छी थ्योरी जिसमें फीमेल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इनका यही कहना था कि अगर फीमेल्स होती तो लव और केयर का पर्सपेक्टिव आता, जो इग्नोर हो गया इन डायलेमाज और रीजनिंग में। और कभी भी विमेन अगर रीजन कर रही हैं तो वो उसमें लव और केयर का पर्सपेक्टिव रहेगा। तो आपका तो बेस ही एक 50% जनता की बात कर ही नहीं रहा है, तो फिर ये सही कैसे हुआ? एंड दैट वाज वेरी वैलिड, बहुत ज्यादा वैलिड और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था क्रिटिसिज्म का। और दूसरा, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, उम्र से कोई चीज नहीं आती, कई बार डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और नॉलेज भी हमें आगे लेकर के जाता है। एंड माइक्रो मोरल इश्यूज, छोटे छोटे मोरल इश्यूज, लाइक हम कभी खड़े होते हैं तो हम सीट देते हैं लोगों को या नहीं, किसी का नाम याद रखते हैं या नहीं, कि कभी किसी की हेल्प करते हैं या नहीं, बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जो हमारी मोरालिटी दर्शाते हैं। ऑल राइट, तो इसमें आपको कई सारी चीजें याद रखने की जरूरत है, जिसमें कि जेंडर बायस्ड बाय कैरल गिलेगन और इससे पहले जितने हमने देखे थे वो, और बाकी फटाफट से रीप्ले करके देखो, लेकिन इसको तैयार करके जाओ, क्योंकि कोलवर्क से 2 सवाल आता है और दोनों सवाल बहुत ही इजी होता है। बट बच्चे आकर के स्टेज 4 और 5 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्टेज 4 और 5 को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप आराम से क्लियर कर सकें। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने के लिए। तब तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, आस्क मी योर डाउट, आई विल बी देयर टू हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ना ना भूले। वहां पे कोई भी आती हुई न्यूज अपडेट जो कि एस्टेट, सीटेट और बाकी इस तरीके के किसी भी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड है, टीचर एजुकेशन के फील्ड में इंपॉर्टेंट है, तो उसकी न्यूज अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। तो जरूर जुड़े, और तब तक के लिए डेली बाइट से जुड़ना ना भूलें। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एज do not forget to mention your memorable comments in the comment section down below. Thank you and God bless you all.